प्रज्ञा प्रवाह परिवार में पुनः एक गौरवपूर्ण पल सफलता के रूप में हमारे परिवार के सदस्य रहे, प्रज्ञा प्रवाह परिवार के सदस्य रहे, हमारे अभ्युदय के सदस्य रहे, राज सोनकर जी का चयन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उपाधीक्षक के पद पर हुआ है। इसके लिए इन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी राज जी, पहले ही राज सोनकर जी ने पिछला इंटरव्यू भी दिया था, उस समय 1-2 नंबरों से इनका रुक गया था, रिटर्न में अच्छे नंबर नहीं थे, नहीं तो कुछ ऐसे पद थे जिनमें रिटर्न के नंबर जोड़े जाते हैं, जैसे डिप्टी जेलर का पद था तो इन्हें वह पद मिल जाता। तो डिप्टी जेलर की यात्रा अब इस रूप में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में यहाँ आकर पूरी हुई है और आगे कामना है कि यह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या IAS के रूप में परिवर्तित होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। अब मैं राज से इनकी जो सफलता है, सफलता एक दिन की नहीं होती है। सफलता जिस प्रकार से बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है, ठीक उसी प्रकार से सफलता का एक एक कण अंत में सफलता रूपी प्रसाद के रूप में, सफलता रूपी महल के रूप में परिवर्तित होता है। तो सफलता की जो नींव रखी जाती है, किस रूप में रखी जाती है, किस प्रकार से वह आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर न केवल सफलता की नींव के सूत्रधार बल्कि स्वयं राज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके जीवन के सूत्रधार आदरणीय इनके पिताजी अमूल सोनकर जी हमारे पास उपस्थित हैं। जैसा कि इनका नाम है अमूल, उसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए इन्होंने अमूल्य रूप में बहुत ही मूल्यवान ढंग से शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। मैं स्वागत करूंगा अमूल सोनकर भाई साहब का कि आएँ और 2 शब्द यहाँ पर कहें। भाई साहब, आपका प्रज्ञा प्रवाह परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने अभी अनौपचारिक बातचीत में राज से चर्चा की, तो राज ने कहा कि हमारा जो भी निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से माँ बाप इसीलिए धरती पर प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं कि एक परमात्मा है जो सृष्टि करता है, और दूसरा जो बच्चों की सृष्टि होती है, बच्चों के संस्कार होते हैं, उनमें माँ बाप का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और राज जब भी आपके बारे में या अपनी माँ के बारे में चर्चा करते हैं तो इनकी आंखें पनियारी हो जाती हैं, आंखें भर जाती हैं। तो निश्चित रूप से यह चीज़ बताती है कि कितना बड़ा योगदान आपका रहा होगा। संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से राज की शिक्षा दीक्षा की नींव पड़ी और कैसे ये आगे बढ़े। मैं अमूल कुमार सोनकर, निवासी 2 मटियारा लोक विभाग का हूँ जी। एक माँ बाप की जो सोच होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे आगे उन्नत की ओर ले जाए और यही माँ बाप की, हर माँ बाप की यही कामना होती है कि मेरा बच्चा भविष्य उसका उज्जवल हो जी। हमारी यही मनोकामना है कि ये मेरा बच्चा जिस पद पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद पे चयन हुआ है, मैं यही चाहता हूँ कि और अच्छे ये आगे की ऊपर की पद की हो जाए, जो एक माँ बाप की कामना होती यही होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो दुनिया में मुझे लगता है कि 2 ही तत्व पूज्य हैं, पिता और परम पिता, ठीक है। और यहाँ पर पिता शब्द अपने आप में पिता के साथ माता भी जुड़ी हुई हैं, तो दोनों महनीय हैं। हमने पहले ही बताया कि इनका हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, मतलब न केवल ये अस्तित्व के कारक होते हैं बल्कि व्यक्तित्व के धारक होते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। आज राज सोनकर का व्यक्तित्व या राज सोनकर अपने व्यक्तित्व में जो डिप्टी SP पद को धारण कर रहे हैं, तो इसकी जो धार है, इसकी जो धारा है, वो निश्चित रूप से माँ बाप के संस्कारों के द्वारा आगे बढ़ी है, प्रवाहित हुई है। अब मैं राज सोनकर से अपेक्षा करूंगा और चाहूँगा कि इनकी शिक्षा दीक्षा रही है और जो इनकी जन्मभूमि रही है, इनकी जो कर्मभूमि रही है और अपनी ये जो यात्रा रही है, उसको संक्षेप में बताएं अपने बारे में। जी सर, जो मेरा जन्म हुआ है वह प्रयागराज में हुआ है और साथ ही में सर मेरी जो कर्मभूमि रही है वह भी सर प्रयागराज रही है। और सर मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह सर प्रयागराज से ही सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट की है। और फिर जो बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वह सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट की है। और सर इस क्षेत्र में मुझे जो आने की प्रेरणा मिली वह सर 2013 का टाइम ऐसा था जो मुझे इस फील्ड में आने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। जी जी, कैसे 2013 में ऐसा क्या हुआ था जो राज सोनकर के मन में आया कि नहीं, मुझे
राजकाज में जाना है? जी सर। सर 2013 में सर प्रयागराज के जो डीएम थे उस समय, तो उनका नाम था सर श्री राजशेखर जी। जी। सर फिर मेरा यह सपना था कि सर मैं 2025 में, उसमें सर महाकुंभ चल रहा था, सर मेरा यह सपना था कि मैं 2025 तक प्रयागराज के जो डीएम बने वो सर राज सोनकर बने। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो राजशेखर से हमारे राज ने शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा ली, प्रशासन के शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा ली। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आप प्रेरणा तो तमाम लोग लेते हैं। जो एक साधारण व्यक्ति होता है वह भी सोचता है कि हम भी डीएम की गाड़ी में बैठें या हम भी डीएम बन जाएं, लेकिन केवल कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सभी लोग सपना देखते हैं कि हम डीएम बन जाए, कौन नहीं बनना चाहता है? हम भी बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाए, तो बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु स्वप्न पर मुग्ध ना हो, सत्य का अनुसंधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो आपने सपना देखा और फिर उस सपना को साकार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? किस प्रकार से आपकी जो यह सपना था जो हकीकत में किस रूप में परिवर्तित हुआ? जी सर, जब मैं सर इंटर मैंने किया सर, उस समय से मैंने फिर धीरे धीरे इसमें पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और फिर जब 2016 में मैंने सर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो सर जो मेरे सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री, तो सर ये तीनों सब्जेक्ट कोर हैं। और सर इसके अलावा ज्योग्राफी सर मेरा ऑप्शनल था। तो सर ये चारों के विषय में मैंने अपने अच्छे तरीके से कमांड बनानी शुरू कर दी। सर इसके बाद सर जो मेरे लाइफ में टर्निंग मोमेंट आया वह सर मेरे लिए था अभ्युदय। जब मैं 2021 में अभ्युदय से जुड़ा, तो सर यह 1.5-2 साल की जो जर्नी में अभ्युदय ने मेरे लाइफ को पूरे अच्छे तरीके से चेंज कर दिया, और जो मैंने सपना देखा था मैं उस सपने तक पहुंच सका। अभ्युदय का अभिप्राय है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की आप चर्चा कर रहे हैं। उसी वर्ष इसका श्री गणेश भी हुआ था, और संयोग अच्छा था कि मैं वहाँ पर उस समय अभ्युदय में एक अनौपचारिक कोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में और अध्यापक के रूप में भी था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि लाल दें लाली लसैर उधर लाल अंगूर, तो आप भी एक लाल लाल टी शर्ट पहन करके आए थे वहाँ पर पढ़ने के लिए, और मुझे वो छवि अभी भी याद है। आपसे वार्तालाप हुई थी। तो जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना रही, निश्चित रूप से उस वर्ग के लिए जो मुख्य धारा में नहीं पहुँच पाते हैं, निश्चित रूप से जैसा कि इसका नाम है अभ्युदय, हमने महर्षि कड़ात की कई बार चर्चा की भी है क्लास में। एक बार DD न्यूज़ वाले आए थे, तभी उस इंटरव्यू में मैंने इसकी व्याख्या की थी और बताया था कि अभ्युदय जो शब्द है या बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अभि और उदय से बना है। अभि का मतलब होता है हर प्रकार से, उदय उत्कर्ष। और महर्षि कणाद ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, मतलब जहाँ पर हर प्रकार से धर्म की परिभाषा के संदर्भ में कहा कि धर्म वह है जहाँ पर इस लोक की और परलोक की दोनों का उत्थान हो, वह धर्म है। तो निश्चित रूप से जो अभ्युदय योजना रही वह इस लोक में विशेष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में अभ्युदय के संदर्भ में इसने अपनी कारगर भूमिका का निर्वहन किया। तो आप मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संदर्भ में अपने अनुभवों को बताइए। वहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी आते रहे होंगे, और जो अध्यापन शैली रही है टीचर्स की, उनके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? जी सर, सबसे पहले जब आप आए तो कौन से टीचर आपको पढ़ाने के लिए मिले वहाँ पे? जी सर, जब मैं गया था तो सर पॉलिटी विषय आपने पढ़ाया था सर, और सर मेरे जो सर नोट्स है वो अच्छे तरीके से मैंने पूरे बना के रखे हुए हैं। और जब मैं मेंस भी लिखता था तो मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिली है। और जो सर आप सर कहते थे किताबें तो बहुत हैं, लेकिन जो ट्रिक है जो आपने बताई थी 89 की ट्रिक, वो सर मुझे आज भी मेरे महाराज पटल पे अंकित है अच्छे तरीके से। क्या 89 वाली ट्रिक? मुझे नहीं याद आ रही है। जी सर, जैसे आपने बताया था कि 74 में जो प्रधानमंत्री है वह मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो सर जब 89 आप उसमें जोड़ेंगे तो 163 में यही काम मुख्यमंत्री के होने लगता है। अच्छा, जो सेंट्रल में जो संघ सरकार में चीजें हैं, अगर उसमें प्रायः उस अनुच्छेद में 89 जोड़ देंगे तो वह अनुच्छेद राज्य सरकारों के संदर्भ में फिट बैठ जाता है। जी सर। जी जी जी, ठीक है। तो सर इस तरीके से सर काफ़ी हम लोगों को सहायता मिली। और सर इसके अलावा जो हिस्ट्री था वो सर मनोज सर पढ़ाते थे। सर इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स हो गया वो सर विवेक मिश्रा सर पढ़ाते थे। जी जी जी। तो सर ये तीनों सब्जेक्ट मेरे अच्छे तरीके से एकदम तैयार हो गए, नोट अच्छे तरीके से बन गई। और सर ये है कि सर आप UPPCS में जो सर थे उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, और मतलब कि उसकी जो मेन धारणा है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली। मैं
प्रीलिम्स निकल गया मेरा, तो सर फिर मेंस में आप साथ में थे और सर साथ मिला तो मैं सर यहाँ तक पहुँच सका। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि वहाँ पर अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी बीच बीच में मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए आते थे। जी सर। तो जैसे अभी आपने राजशेखर जो IAS थे उनका जिक्र किया था, इसी प्रकार से और कोई वहाँ पर IAS आए थे जिनका आपका साक्षात्कार हुआ, जिन्हें आपने देखा है जब मैं पढ़ा रहा था? तो जी सर। याद है आपको ऐसी जी कोई सर। घटना? जी सर। बताइए। जी सर, दो मतलब कि हमसे मतलब कि वहाँ पे हुआ है। जी सर, उस समय के तत्कालीन कमिश्नर सर थे श्री संजय गोयल सर। तो सर मुझे उनकी एक पंक्ति आज बहुत अच्छी लगती है कि जब भी आप शीशे के सामने खड़े होइए तो सर आप यह देखिए कि जो आप कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं कि नहीं, और कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। तो सर यह बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और सर जो हम लोगों के सर तत्कालिक जो सीडीओ सर थे सीपू गिरी सर, वह सभी जब आते थे सर उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी सर। वह कहते थे कि आपको हमेशा समुद्र के पानी के तरीके से रहना है। जैसे समुद्र का पानी अगर लाइफ में दुख भी आ रहा है तब भी बहुत ही आपको नॉर्मल रहना है, और अगर लाइफ में खुशी भी आ रही है तब भी आपको समुद्र के पानी के तरीके से ही नॉर्मल रहना है, गंभीर रहना है। जी सर। ठीक है, चलिए, तो दो IAS अधिकारियों का जी सर। साक्षात्कार आपने किया, तो उससे भी आपको निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी। फिर आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में कुछ और जो आपकी रणनीतियाँ रही हैं, क्या स्टडी मटेरियल रहा है और कहाँ कहाँ से आपने सहायता ली, संक्षेप में उसके बारे में बताएं, जिससे जो हमारे दर्शकगण हैं जो कि निश्चित रूप से आपके क्षेत्र से जुड़े हैं वो भी लाभान्वित हों। जी सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें सर सभी जो स्टैंडर्ड बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सर इन्वायरमेंट, फिर इसके अलावा जो साइंस की हो गई और फिर इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो गई और सर साथ में करंट अफेयर्स, ये 8 चीज़ों को हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। और सर इसके अलावा सर हमें जो PYQ बुक आती है, क्योंकि सर कहा भी जाता है कि जो हमारे PYQ है वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। और सर उससे हम सर यह आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में प्रश्न कैसे बनेंगे। और फिर जो PYQ की बुक आती है विभिन्न प्रकाशन की आती है, आप उनकी ले सकते हैं, चाहे घटना चक्र की होगी चाहे इसके अलावा कोई भी पब्लिकेशन। और आप PYQ लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है। और यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं है, अगर आपको कमजोरी कहीं लग रही है, तो आप मॉक इंटरव्यू नहीं मतलब मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने पर आपको अपनी तैयारी का अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से। इसमें कोई मॉक टेस्ट जो आपको सही लग रहा हो, जो चल रहा हो, कुछ जानकारी है उसके बारे में? जी सर, विभिन्न कोचिंग चलाते हैं और साथ में विवेक सर भी चलाते हैं, उनका भी यदि आप लेंगे तो सर काफ़ी बेनिफिट रहेगा। किस नाम से है विवेक सर का? जी सर, टारगेट IAS डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सा चलता है उनका बैच? जी सर, टॉप 50 का ग्रुप है उनका। अच्छा, टॉप 50 है, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली, इसी बार भी आप साक्षात्कार तक पहुंचे थे, निश्चित रूप से ये आपका दूसरा प्रयास था। जी सर। और ये मुझे प्रारंभिक परिचय में बताना चाहिए था कि राज सोनकर जी का यह जो चयन हुआ है या दूसरे प्रयास में हुआ है, और पहले प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंचे थे, ये निश्चित रूप से बहुत फख्र की बात है। और दूसरे प्रयास में इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम सतत, सघन और पूरा जीवट प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होती है। तो इन्होंने यह करके दिखाया है, और ये इनकी जो जीवटता है, जो इनका सातत्य है और जो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा है, उसी प्रेरणा के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो इनका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद है, ये निश्चित रूप से आगे IAS में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में परिवर्तित होने जा रहा है। और मेरा यह गुरु होने के नाते राज सोनकर के लिए निर्देश भी है, और एक आत्मीय संबंध होने के नाते मेरी ये शुभकामना भी है कि निश्चित रूप से उस पद को प्राप्त करें, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो राज सोनकर का जो झंडा है वह आगे ऊंचा होना चाहिए, ये कामना है। ठीक है, अब हम ये इस परीक्षा के दूसरे चरण पर आते हैं। दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपने कब से शुरू कर दी? प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद ही, या फिर बैठे रहे सोचे कि रिजल्ट आ जाए तब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ते हैं? जी सर, मैं मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ाई चालू कर दिया था। जैसे हिंदी का हो गया, निबंध का हो गया, और सर जो विभिन्न बुक्स हैं उनसे अध्ययन कर रहा था। और सर मैं फिर आपके भी ग्रुप से जुड़ा, हिंदी निबंध का जो ग्रुप है। और सर पॉलिटी आपने मुझे अभ्युदय कोचिंग में अच्छे ढंग से पढ़ाया ही था। जी। और सर इसके अलावा जो मेंस का ग्रुप है वो सर टारगेट IAS डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर, मैं उनसे जुड़ा। और सर जो उनके सर जो मॉडल आंसर हैं वो सर काफ़ी अच्छे हैं। और सर यदि
और फिर जो उनका जो सर वो क्वेश्चन बनाते हैं वो सर पूरा टू द सिलेबस एकदम बनाते हैं। जैसे जो टू द सिलेबस बनाने के कारण सर उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको 70 से 80% क्वेश्चन आपको एज इट इज या मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 80 से 85% सीधे आ जाते हैं। ये तो हुई गेस की बात। जी सर। दूसरा जो मूल्यांकन का तरीका है, मूल्यांकन की पद्धति है, और जो स्टडी मटेरियल, जो मॉडल आंसर, आपने क्वेश्चंस की बात की, उसके बाद फिर दो चीज़ें और हैं कि वो कैसा ग्रुप है, आंसर राइटिंग ग्रुप है। जी सर। अच्छा, आंसर राइटिंग ग्रुप है, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में जो आंसर्स चेक किए जाते हैं, जो मूल्यांकन की पद्धति है, वो किस रूप में अन्य ग्रुप से डिफर करती है? जी सर, सबसे बड़ी बात सर कि अगर आप कहीं अन्य कोचिंगों में ज्वाइन करते हैं तो सर वो जो कॉपी चेक करने का आपका आता है सर, वो 14 से 15 दिन तक लग जाते हैं। और सर जो विवेक सर हैं वो सर 1 से 2 दिन या बहुत हुआ तो 3 दिन सर वो आपको आंसर चेक करके दे देते हैं। और फिर जितना नंबर हुआ देते हैं, और सर अगर आप लगभग वहाँ पे उतना लिखेंगे तो सर आपको उतना नंबर आयोग में भी मिलेगा। तो सर जैसे हुआ, उन्होंने सर मुझे एक बार 94 नंबर दिया था, और सर एक में उन्होंने दिया था 99 नंबर, और सर लगभग मेरे उतने ही नंबर वहाँ पे भी आए थे आयोग में भी। अच्छा, पिछला बार जो आपका नंबर आया था 21 वाला, तो सर यह काफ़ी अच्छे ढंग से, और सर मुझे उनका सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये सुपर 25 की बात। जी सर, सुपर 25। ठीक है। और सर मैं इसमें बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि सर जो उसमें बच्चे हैं वह सर जब आपको आंसर लिख के ग्रुप में भेजते हैं तो सर हम उस आंसर को व्हाट्सएप ग्रुप में देख भी सकते हैं कि सर आपके अंदर क्या कमियां हैं, और जो बच्चों को अच्छा नंबर मिल रहा है उनके अंदर क्या खूबियां हैं। आप अगर यदि उनको ग्रहण करेंगे तो सर निश्चित तौर पे सर जो कहा जाता है संगति का अर्थ होता है संग संगति। तो सर मुझे यह लगा कि मैं वहाँ पे संग संगति कर सका और सर मैं इस पद तक पहुँच सका। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन की बात हो गई। फिर दूसरा जो दो महत्वपूर्ण उसके प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य हिंदी का और निबंध का, इसमें आपको किस प्रकार से सहायता मिली और क्या क्या आपको लगा कि पिछली बार क्या कमी रह गई, और किस प्रकार से आपने निबंध लेखन में काम किया, और जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार से काम किया? इधर सामान्य हिंदी के लिए जैसे सर कई बार कहते हैं कि यह सामान्य हिंदी है, लेकिन इसके लिए आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। तो सर जैसे सर आपने भावार्थ के लिए अच्छे तरीके से बताया था कि आपको इसमें मुख्य भाव, गौड़ भाव, सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव के रूप में लिखना है। तो सर इसके अलावा सर संक्षेपण में जब आप कॉपी चेक करते थे तो सर आप बताते थे कि आपको हेडिंग मतलब डालना है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। तो सर जैसे कि हाथी का जैसे सर होता है वैसे अगर कई लोग नहीं लिख पाते तो मतलब किसी नंबर कटता है। और फिर इसके अलावा जो आपने लिखाया था कि संक्षेपण में संक्षेपित शब्द संख्या। तो इसके अलावा जब आपने उसकी परिभाषा अच्छे तरीके से बताई थी कि ये परिभाषा आपको लिखनी चाहिए शीर्षक की। जी सर। और फिर इसके अलावा जो व्याख्या हो गई, तो व्याख्या में सर आपकी जो विशिष्ट प्रकार की जो पंक्तियां हैं कि यदि आप इसको लिखेंगे और सर आप इसको अच्छी तरह से करेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। पंक्तियां आपको याद आ रही हैं जो हर जगह प्रयोग की जा सकती हैं, प्रासंगिक पंक्तियां, इसको बताया जाता था कि अगर इस प्रकार की ये पंक्तियां इसको आप हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, निबंध में भी प्रयोग कर सकते हैं, व्याख्या में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां याद हैं? जी सर, जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए आई तो सर उसमें यजुर्वेद में जो अगर आपने कहा था माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यह धरती हमारी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो फिर इसके अलावा फिर जैसे स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर जब आती हैं तो फिर जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने चीज़ों को आत्मसात किया, और ये तो हो गया। फिर निबंध के संदर्भ में निबंध की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस प्रकार से आपने निबंध लिखा और कहाँ से सामग्री आपने एकत्रित की? जी सर, निबंध के लिए सर जैसे निबंध में 9 टॉपिक होते हैं तो सर आपने निबंध को इतने अच्छे ढंग से कंसाइज कर दिया था। कहाँ पे कंसाइज कर दिया? जी सर, जैसे फर्स्ट में आपने साहित्य एवं संस्कृति के आपके लेक्चर हैं सर, साहित्य एवं संस्कृति। कहाँ लेक्चर है? जी सर, प्रज्ञा प्रवाह चैनल यूट्यूब चैनल है, तो सर मैंने वहाँ से अध्ययन किया। और सर जो उनके जो सर वीडियो थे मैंने उनको अच्छे ढंग से नोट बना के रखे हैं 15-20 पेज में। तो सर अच्छा, तो सर जो फर्स्ट वाला है साहित्य और संस्कृति, और फिर जो बी पार्ट है कृषि का, तो कृषि के ऊपर भी। और सर 2022 में तो जो आपने का यूट्यूब पे मतलब लेक्चर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, और सर इस बार एज इट इज उसमें आया है।
सर जो फर्स्ट में है उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, वो सर साहित्य एवं संस्कृति, साहित्य एवं समाज, सर साहित्य एवं नैतिक मूल्य से ही जुड़ा हुआ है। उसमें से कोई आपको पंक्ति याद आ रही है जो आपने नोट्स बनाया है, तो जिससे हमको ये न लगे कि आपने फर्जी बोल जी सर। कोई ऐसी पंक्ति है जो साहित्य और नैतिक मूल्य, साहित्य के नए मानक, मतलब साहित्य से संबंधित कोई पंक्ति याद है आपको? जी सर। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पंक्तियां हैं, वह तोड़ दी पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। बहुत अच्छा। तो वह एक वेदना है जी सर कि एक वर्ग है, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जब आपकी डिप्टी एसपी की गाड़ी निकले और अगर कोई तोड़ती पत्थर दिख जाए तो फिर आपको केवल ये ना लगे कि नहीं इसको मैंने वहाँ कविता में लिखा था। जी सर। आप कोशिश करिएगा कि वह पत्थर ना तोड़ती रहे, बल्कि वो पत्थर का महल बनाए अपने बच्चों, जैसे आप यहाँ पर पहुँचे हैं उसके लिए कोशिश करें कि वो वर्ग भी वहाँ पर पहुँचे, तभी आपकी जो प्रशासनिक लक्ष्य है हकीकत में लोक सेवक की जो संवेदना है उस रूप में चरितार्थ होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया निबंध की तैयारी और इसकी सामान्य हिंदी की तैयारी। अब उसका जो तीसरा चरण है, इसमें और आप कुछ बताना चाहेंगे कि और कुछ करना चाहिए मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को? किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर लेखन का जो प्रस्तुतिकरण है, जो प्रारूप है, जो ड्राफ्टिंग है, जिसे बाबा साहब ने पूरा 60 देशों का संविधान ड्राफ्ट करके भारत के संविधान में रख दिया, उसी प्रकार से क्या तरीका होना चाहिए उत्तर लेखन में? किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? जी सर, बिंदु मतलब कि लिखते समय, मेंस की तैयारी करते समय सर हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि सर हम उसको 3 भागों में बांट के आंसर को लिखें। एक इंट्रोडक्शन, और सर इसके अलावा मेन बॉडी, और सर इसके अलावा हो गया कंक्लूजन। और सर यदि सर हमें लगता है कि हमको इंट्रोडक्शन के लिए सही तैयारी नहीं हो पा रही है, तो सर हम 50-60 परिभाषाएं, यदि आपके पास समय हो अभी से, तो तैयारी कर सकते हैं इधर, ताकि आपको जब मेंस लिखते समय आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। और सर इसके अलावा सर अगर यदि आप कोई बात कहें, यदि आप मानव विकास की बात कर रहे हैं, तो आप उसको एसडीआई से प्रूफ करें। तो सर आप यदि आप किसी भी चीज को कहें, और सर यदि आप की मतलब कि सूचना के अधिकार की बात करें कि सूचना के अधिकार ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार में कमी लाई है, तो सर आपको आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला की बात करनी चाहिए। और सर इसके अलावा यदि आप कोई एनजीओ की बात करें, तो सर आपको एनजीओ में जो भी एनजीओ है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया प्रथम एनजीओ, सर जो महिलाओं के लिए जो एनजीओ काम कर रहे हैं सेवा एनजीओ, और सर यदि आप स्वयं सहायता समूह की बात करें, तो सर जो कुटुंबश्री है उनकी बात करें, तो सर आप अपने उत्तर को यदि मानकों के साथ प्रूफ करेंगे, तो सर निश्चित तौर पर वो आपको आयोग जो नंबर देंगे, जो आयोग की कसौटी है, उसके ऊपर आप खरे उतरेंगे और निश्चित तौर पर आपका चयन अंतिम रूप से होगा। निश्चित रूप से, मतलब आपके कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा उत्तर कथा कहानी की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें प्रामाणिकता आनी चाहिए, उसमें बल होना चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए। तो वजन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक संस्थाएं हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं या जो तथ्य हैं, जो प्रतिष्ठित क्षेत्रों से संबंधित चीज़ें हैं, या पर्यावरण का क्षेत्र है तो आपको उसमें SDG 2030 के जो निर्धारित गोल्स हैं उनके बारे में अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया मुख्य परीक्षा का। अब आते हैं हम तीसरे चरण पर, जो साक्षात्कार का चरण है। आप चूँकि पिछली बार भी साक्षात्कार में सम्मिलित हुए थे, उस बार का आपका क्या अनुभव रहा? किस प्रकार से आपने अपने आप को इस बार परिमार्जित किया, कैसे सुधारा, और जो पिछला साक्षात्कार था वहाँ पर और इस बार के साक्षात्कार में क्या अंतर रहा, और किस प्रकार से आप अपने जो साक्षात्कार की यात्रा थी, ये दूसरी यात्रा है जी सर, इस रूप में यहाँ तक पहुँचे? जी सर, जो पिछली बार सर आप मॉक इंटरव्यू में मेरे साथ 3 से 4 जगह थे, और जैसे कमिश्नर सर भी थे साथ में, और सर CDO CPO गिरी सर भी थे, और सर उसमें सर आपने कोऑर्डिनेट किया था, और सर उसमें मुझे काफ़ी अच्छे ढंग से नॉलेज मिला। और सर जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, फिर इसके अलावा उसमें महंगाई के ऊपर, और वो सारी क्वेश्चन अच्छे ढंग से मतलब कार्य किया, और सर मुझे काफ़ी अच्छे ढंग से मुझे इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले। मुझे याद है कि मंडल आयुक्त महोदय संजय गोयल सर थे, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर आपसे प्रश्न पूछा था वो है, और मेरे द्वारा मुझे याद है कि मैंने पूछा था कि प्रशासनिक अधिकारियों के क्या गुण होने चाहिए। जी सर, और वही प्रश्न हूबहू, ये दोनों प्रश्न हूबहू वहाँ पर आपसे पूछ लिए गए थे कि आपको SDM क्यों बनाया जाए, आप SDM में कौन कौन से गुण धारण करते हैं। तो ये इस प्रकार से रहा। तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू के संदर्भ में जो अभ्यर्थी हैं किन किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए और क्या किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उनकी इंटरव्यू की यात्रा फलदायी हो? जी सर, इंटरव्यू में सर आपको एकदम नेचुरल फ्लो में रहना चाहिए, और सर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सर जो सामने बैठे हैं वह सर हमें सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सर वह हमारे
पूज्य लोग हैं, तो फिर इसलिए वो हमसे आओगे। यदि आप वहाँ पे झूठ फरेब करेंगे तो फिर आपको वो लोग इतने विद्वान इंसान है, वो आपको तुरंत पहचान लेंगे। तो फिर हमें जो नेचुरल फ्लो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और फिर जैसे 2022 तक तो फिर जैसे आपका ऑप्शनल था उसके ऊपर आपके अच्छे ढंग से कमांड होनी चाहिए थी। और फिर इसके अलावा जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे उनके ऊपर आपको रहना चाहिए। और फिर इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हो गया उसके, और फिर इसके अलावा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस जो आपकी प्रशासनिक क्षमता को बताता है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसके अलावा आपको जो इंटरव्यू में जो हिंदी माध्यम के समक्ष समस्या उत्पन्न है तो सर कम्युनिकेशन स्किल की, सर हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। जी निश्चित रूप से जो आपने एक बात कही वो बहुत ही मार्के की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो वहाँ पर बोर्ड है वह बोर्ड इसलिए बैठा है कि वह आपके अंदर उस क्वालिटी को देखे और आपको सिलेक्ट करे, आपका चयन करे। एक तथ्य। दूसरा, जो वहाँ पर बोर्ड बैठा है वह बोर्ड निश्चित रूप से आज आप जैसी जो सेवा है इस सेवा से हो सकता है कि बहुत ऊपर के पद को धारण किया हो, उसके पास एक बहुत ही व्यापक अनुभव रहता है, तमाम क्षेत्रों की उसकी अनुभूतियाँ रहती हैं। सीधे सीधे जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को उन्होंने अपने जीवन में जिया है, उन समस्याओं को उन्होंने झेला है और फिर किस प्रकार से उन्होंने उसका निदान किया है, वो सारे तथ्य वहाँ पर आते हैं। इसलिए बोर्ड के समक्ष कभी भी यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें बरगलाएं। उनका ज्ञान, उनका अनुभव बहुत ही व्यापक रहता है। तो हमेशा जो आपने ये चीज़ कही कि हमेशा उन्हें अपने गार्जियन के रूप में देखना चाहिए और ये देखना, और मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, लगता है कि नहीं यहाँ पर गलत बोल दिया गया है, तो बाद में भी जैसे आप अपने माँ बाप के समक्ष अपनी गलती को मान करके अपनी चीज़ों को सही कर लेते हैं। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का जीवन बहुत बड़ा हम लोगों के समक्ष प्रेरणास्पद रहता है। वो जब भी कई ऐसे अवसर आए जब उन्हें लगा कि गलती हो गई तो वो सीधे नहीं कह पाते थे, वो चिट्ठी लिख करके अपने पिताजी के पास रख देते थे। और फिर इस प्रकार से ये सारी चीज़ थी जिसने मोहनदास बालक को महात्मा गांधी के रूप में रूपांतरित किया। तो मानव का मतलब ये होता है निरंतर त्रुटियों से अपने आप को परिमार्जित करते रहना, बढ़ते रहना। मुझे आज अपने गुरुजी की याद आ जा रही है, प्रोफेसर वो कौशल किशोर तिवारी जी थे। तो बताया करते थे कि जो कभी गलती नहीं करता है वह देवता होता है। उसका निर्माण ही ऐसे होता है, देदीप्यमान तत्वों से निर्मित होता है, तो उसमें गलती के जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो गलती वाले नहीं रहते हैं। लेकिन जो मानव होता है उसमें गलतियों की न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो गलती करता है। लेकिन मानव होने का मतलब है कि वह अपनी गलती को सुधार ले। जी सर। तो उन्होंने 3 कैटेगरी बताई थी। देवता जो कभी गलती न करे, मनुष्य जो गलती करे और उसको सुधार ले, और तीसरी कैटेगरी हम अपने प्रज्ञा प्रवाह के पुनीत चैनल में उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो बार बार गलती करे। तो निश्चित रूप से वो मनुष्य तो नहीं है जी सर ना, वह मनुष्य से दूसरी श्रेणी में है और वो श्रेणी उसको मुबारक हो। मनुष्यता का मतलब यह है कि निरंतर हमें अपने आप को परिमार्जित करते रहना, निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। और इसीलिए हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम अक्सर इसकी चर्चा करते हैं, जो मूल कर्तव्य है उसमें साफ साफ कहा गया है कि निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहना। 10वां नंबर, ठीक है, 10वें नंबर पे है कि आप 10 नंबर को वहाँ पर देख लो। तो निश्चित रूप से जो आपकी यात्रा है वह न केवल आपको बल्कि दूसरे परिवेश को भी आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन स्वयं इस प्रकार से है। अभी पिताजी से बात हुई, एक बेहद साधारण परिवार जो पृष्ठभूमि रही है। आपके पिताजी किस पृष्ठभूमि से रहे हैं? मुझे लगता है कि जो अभी हमने अनौपचारिक चर्चा की, छोटा मोटा व्यवसाय रहा है इनका। जी सर, पापा ने समय समय पर सर फल भी बेचा था, एक समय था। और फिर उसके बाद सर उन्होंने मतलब कि पटरा बल्ली का काम किया। सर अब वर्तमान समय में वो प्लाई सेटरिंग कर रहे हैं। प्लाई सेटरिंग का काम कर रहे हैं। आपने भी अनौपचारिक वार्ता में बताया था कि किस प्रकार से पारिवारिक समस्याएं आई, माँ को कैंसर हो गया था, और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो फल बेच रहा है, सेटरिंग का काम कर रहा है, और वहाँ से एक जगमगाता हुआ हीरा निकलता है, डायमंड। तो ये क्या है? यह इसी चीज़ को बताती है कि निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना। जो ये चीज़ कही जाती है कि हमेशा मनुष्यता का मतलब ये है कि हम निरंतर संचरणशील रहें, और प्रकृति भी हमको यही संदेश देती है। हमेशा सूर्य को देखिए, चांद को देखिए, हमेशा चलते रहते हैं, क्या एक क्षण भी रुकते हैं? है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रम संगीत है जहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि सूर्य को देखो, क्या वह तंद्रायते चरण, क्या चलने में कभी तंद्रा करता है? उसमें फिर एक
और कही गई है कि अगर जो कोई सोता है उसका भाग्य सो जाता है, ठीक है, अगर कोई लेटता है तो उसका भाग लेट जाता है, लेकिन अगर कोई चलता है तो उसका भाग भी चलता रहता है। इसीलिए चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो इसी चरैवेति के संदेश के साथ हम ये कहेंगे कि आप जहाँ पर हो उसके आगे बढ़ते रहो, उसके आगे बढ़ते रहो और अपने आप को वहाँ तक पहुँचाओ ना, कि जैसे मुझे पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, है ना। फिर राह पे रुक जाने का कोई मतलब नहीं है, जो हमारा चरम लक्ष्य है, क्योंकि और जो भी प्राणी हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भालू, ये भालू ही रहेंगे, लेकिन मानव ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ऊपर पहुंचा सकता है। तो इसी कामना के साथ कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागिए, और वरान शब्द है अर्थात श्रेष्ठ जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और भविष्य में आप पुनः, मेरी कामना है, जैसे अभी आप यहाँ डिप्टी एसपी के रूप में साक्षात्कार दे रहे हो, जो अगला चरण होगा वह एक IAS के रूप में आप यहाँ पर साक्षात्कार दोगे। और जो आपने संकल्प किया था कि 2005 में 2025 में यहाँ का जो जिलाधिकारी राज सोनकर होगा, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर IAS के रूप में चयनित होकर के आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।